हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल करियर एडवाइस। अगर आपने हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो अभी जाइए और देखिए, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होंगे। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ के बारे में पता चलता रहेगा। तो कल हमने एक सीरीज़ स्टार्ट करी थी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत की संविधान या फिर पॉलिटी के बारे में। तो आज उसका थर्ड लेक्चर है, जिसमें हम बात करेंगे प्रीएम्बल के बारे में, कि प्रीएम्बल या फिर प्रस्तावना, जिसे उद्देश्य का भी कहा जाता है, हमारे संविधान का क्या है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि प्रीएम्बल क्या होता है। तो प्रीएम्बल अगर हम देखें तो प्रीएम्बल एक बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें देता है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, जिसका हम अगर मीनिंग देखने की कोशिश करें तो प्रीएम्बल शब्द का मीनिंग होता है इंट्रोडक्शन। जैसा कि आपने देखा होगा, इंटरव्यूज़ के वीडियो डले रहते हैं आजकल सोशल मीडिया पे, तो उसमें अगर यूपीएससी में कोई भी कैंडिडेट जाता है तो उसका इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू में वो पूछते हैं कि आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। तो उसमें क्या होता है, जो कैंडिडेट रहता है वो अपना नाम बता देता है, अपने एजुकेशन बता देता है, अपने हॉबीज़ बता देता है। उससे क्या होता है, उससे उस कैंडिडेट के बारे में जो पैनल रहता है, जो इंटरव्यू लेने वाले रहते हैं, उन्हें बेसिक जानकारी मिल जाती है। उसी प्रकार ये जो प्रीएम्बल है वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन है, जिससे हमें जो बेसिक जानकारी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में वो पता लगती है, राइट। इसके बाद अगर हम देखें तो जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो हमारे प्रीएम्बल है उसका हिस्ट्री देखने की हम कोशिश करेंगे, उसका इतिहास कैसा रहा है। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, उसमें 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पेश किया था, प्रेजेंट किया था। और उस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने पास करा था 22 जनवरी 1947 को। तो जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन वो लाए थे 13 दिसंबर 1946 को, उसके बेस पे ही आज का जो हमारा प्रीएम्बल है वो बेस्ड है। अब हम प्रीएम्बल को पढ़ते हैं और उसके बारे में जानते हैं। यहाँ पे आप जैसे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, मैंने दोनों लैंग्वेजेस में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, प्रीएम्बल या फिर प्रस्तावना लिया है, जिससे दोनों मीडियम वाले स्टूडेंट्स को समझ में आ सके। तो आइए इसे पढ़ते हैं और जानते हैं इसमें क्या डिस्क्राइब किया गया है या फिर इसमें क्या क्या कंटेंट दिया गया है। सबसे पहले मैं इसे हिंदी में पढ़ूंगी, जिसमें लिखा है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949, फिर से डेट कहूँगी मैं, 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अब हम इंग्लिश में पढ़ेंगे इसे, तो ध्यान दीजिएगा। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution। अब हम इसके जो बेसिक शब्द हैं, जो बेसिक वर्ड्स दिए गए हैं इसमें, जैसे सोवरेन, सोशलिस्ट, इनके मीनिंग जानेंगे। इसके जो कीवर्ड्स हैं उनके बारे में जानते हैं। आइए डिस्कस करें। सबसे पहला जो वर्ड है इसमें, कीवर्ड जिसे हम कह सकते हैं, वो है सोवरेन, जिसे हिंदी में कहा जाता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसका मतलब क्या होगा? तो सोवरेन मतलब ये होता है कि ऐसी कोई भी देश जिसका कोई फॉरेन कंट्री कंट्रोल नहीं करती है, जिसके जो भी फंक्शंस हैं, जिसके जो भी कार्य है, जिसका जो भी ड्यूटीज़ है, वो देश वही उस ड्यूटीज़ का, उन फंक्शंस का निर्वहन करेगा। बाहर के कोई भी देश का कंट्रोल उस देश पे नहीं चलेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो पहले ब्रिटिशर्स जो थे वो इंडिया को कंट्रोल करते थे। आपको पता होगा किस तरीके से चार्टर जो हैं वो आते थे और
विदेशी लोग जो हैं, जो मतलब क्वीन थी उस समय की, वो नियम बनाती थी और वो हमारे भारत पे लगते थे। पर क्योंकि अब भारत सोवरेन कंट्री है, तो उस पे किसी और देश के नियम या फिर और किसी देश के बनाए गए नियम इस पे लागू नहीं होंगे। भारत अपने नियम खुद बनाएगा, भारत अपने रूल्स खुद बनाएगा, कंट्रोल खुद को खुद करेगा और उसकी जो भी फॉरेन पॉलिसी रहेगी, जो भी दूसरे देशों के संग उसके राजनीतिक व्यवहार रहेगा, वो खुद निर्णय लेगा कि उसे किस तरीके से उनके संग व्यवहार मेंटेन करना है, व्यवहार आगे बढ़ाना है, राइट। अगर आपको मैं एक तरीके से अलग वर्ड्स में कहूँ तो ये होगा कि इंडिया जो है वो किसी भी तरीके के कंट्रोल से फ्री है, भले वो इंटरनल कंट्रोल हो या एक्सटर्नल कंट्रोल हो। मतलब इंडिया के अंदर जो चलेगा, इंडिया की इंटरनल मैटर्स जो रहेंगे उसे इंडिया खुद डील करेगा, और जो एक्सटर्नल मैटर्स रहेंगे जैसे कि क्या कहते हैं हम, विदेश मंत्रालय से रिलेटेड जो मैटर्स रहते हैं, विदेशी हमारे जो व्यवहार रहता है देश का किसी दूसरे देश के संग, वो इंडिया खुद निर्णय लेगी कि उस दूसरे देश के संग कैसे व्यवहार करना है, उसकी क्या ट्रेड पॉलिसीज़ रहेंगी, ये सब इंडिया खुद डिसाइड करेगी। और इंटरनल इंडिया में भी जो भी लॉज लागू होंगे, जो भी नियम कानून बनेंगे, उसका डिसीजन इंडिया खुद लेगी कि किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन हमें चलाना है। नेक्स्ट वर्ड जो है वो है हमारा सोशलिस्ट, जिसे हम समाजवादी कहेंगे, जिसका मतलब होता है कि जो भी रिसोर्सेज हमारे देश के पास हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे लोगों में, जिससे कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, मतलब रिसोर्सेज का संकेंद्रण जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं, तो वो नहीं होगा। और एक गांधी जी का जो प्रिंसिपल है सोशलिज्म का, समाजवाद का, उस पर डिपेंडेंट या फिर उस पर बेस्ड है, जिससे हमारा देश जो है वो सेल्फ डिपेंडेंट बन सके और लोग सेल्फ डिपेंडेंट बने। नेक्स्ट वर्ड जो है इसमें वो है सेक्युलर। सेक्युलर मतलब पंथ निरपेक्ष, मतलब यहाँ पे ये है कि कोई भी जो हमारा देश है उसका पर्टिकुलर कोई रिलीजन नहीं होगा। हर आदमी के पास स्वतंत्रता है कि वो अपना धर्म स्वयं चुन सके कि उसे कौन सा धर्म को फॉलो करना है, और उसके संग किसी भी बेसिस पे, मतलब किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करा जाएगा, किसी भी तरीके का हम कह सकते हैं कि भेदभाव नहीं करा जाएगा इस बेसिस पे कि वो एक पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करता है। नेक्स्ट इसमें जो शब्द आता है वो है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक को हिंदी में कहा गया है लोकतंत्रात्मक। मतलब क्या होगा कि यहाँ पे इलेक्शन जो हैं वो होते रहेंगे और जो भी हेड रहेगा स्टेट का वो चुना जाएगा। लोगों का राज है यहाँ पे, कोई भी तानाशाही या फिर जैसे हम राजशाही व्यवस्था कहते हैं वो यहाँ पे नहीं होगी, लोकतंत्र रहेगा। नेक्स्ट शब्द है रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब है गणतंत्र। मतलब यहाँ पे जो हेड ऑफ स्टेट रहेगा, जैसे हमारे प्रेसिडेंट है, वो एक इलेक्टेड पोस्ट है। जैसे कि अगर आप यूके में देखेंगे तो जो हेड ऑफ स्टेट है वो किंग होता है, जो कि एक क्या है, हेरिडिटरी पोजीशन है, वो उन्हें उनके लिनिएज के बेसिस पे मिलती है कि किंग का बेटा किंग बनेगा। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे इलेक्शंस होते हैं प्रेसिडेंट के, इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, जिससे प्रेसिडेंट की जो पोजीशन है वो देखी जाती है कि उस पर कौन व्यक्ति सिलेक्ट होगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो आते हैं जस्टिस। मतलब हम सिटीजन्स को क्या देने की बात करते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे, तो उसमें सबसे पहले आता है जस्टिस, मतलब न्याय। 3 तरीके का न्याय यहाँ पे दिया गया है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। मतलब सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलेगा लोगों को। इसके बाद सभी लोगों को लिबर्टी मिलेगी, स्वतंत्रता मिलेगी, काहे कि अपने विचार रखने की, अपनी अभिव्यक्ति करने की, मतलब अपने एक्सप्रेशंस बताने की, मतलब अपने भावनाएं बताने की इन अ सेंस। इस पर बिलीव करने की, किसी भी रिलीजन पे फेथ को फॉलो करने के लिए और वर्शिप के लिए, मतलब पूजा उपासना धर्म की स्वतंत्रता मिल रही है, राइट। नेक्स्ट है इक्वालिटी। मतलब समानता मिलेगी सभी लोगों को। ऐसा नहीं होगा कि एक व्यक्ति पे नियम कुछ और है, दूसरे पे कुछ और है। सभी के लिए समानता रहेगी और सभी को अपना अवसर प्राप्त करने की क्षमता मिलेगी। मतलब सभी को अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो अपने आप को डेवलप कर सकें, प्रमोट कर सकें। नेक्स्ट है फ्रेटर्निटी, जिसे हम हिंदी में कहते हैं बंधुता। बंधुता मतलब फ्रेटर्निटी, जिसे ब्रदरहुड भी कहा जाता है। लोगों में फ्रेटर्निटी रहेगी, लोगों में एक भावना रहेगी ब्रदरहुड की, जिससे क्या होगा कि हम एक दूसरे की डिग्निटी को, एक दूसरे की गरिमा को सुनिश्चित करेंगे, और साथ ही साथ इससे हमारा जो देश है उसकी अखंडता, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, जिसे हम कहते हैं एकता और अखंडता जो है वो बनी रहेगी। इसके बाद ये लिखा है कि हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 26 नवंबर 1949 को हमने इसे इनेक्ट करा था और अडॉप्ट करा था।
था, मतलब आत्मर्पित करा था। इसके बाद देखने वाली बात ये है कि सिर्फ एक बार अमेंडमेंट करा गया है, अब तक एक बार संशोधन किया गया है हमारे प्रियम्बल में, जो कि है 42nd अमेंडमेंट 1976 में किया गया था, जिससे 3 शब्द जोड़े गए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, जिसे कहा जाएगा समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। इसके बाद आपको अगर ये लेक्चर अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड प्लीज़ बेल आइकन हिट करिएगा, जिससे आपको नए नोटिफिकेशंस पता चलते रहेंगे। आज का जो आपका सवाल है मेरी तरफ से वो ये है कि 26 नवंबर को हम कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिएगा। ओके बाय, थैंक यू।